डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर ऐलान किया कि हमने चाइना को 750 एयरक्राफ्ट्स बेच दिए हैं। मतलब आमतौर पर देखा जाए तो इतनी बड़ी कमर्शियल डील की खबर सुनते ही शेयर मार्केट में तो जश्न मचना चाहिए था ना। बोइंग के शेयर्स तो रॉकेट की तरह ऊपर जाने चाहिए थे। बिल्कुल जाने चाहिए थे। हाँ, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। डील अनाउंस होते ही वॉल स्ट्रीट पर बोइंग के शेयर्स धड़ाम से गिर गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डील की खबर सुनकर इन्वेस्टर्स आखिर डर क्यों गए? आज के इस डीप ड्राइव में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 2026 के उस बहुचर्चित ट्रंप और शी जिनपिंग समिट की, जिसे बाहर से वेरी सक्सेसफुल बताया गया, लेकिन बोइंग की इस अजीबोगरीब डील के अंदर दुनिया के दो सबसे बड़े देशों का जो पावर गेम चल रहा है ना, आज हम उसे पूरी तरह से अनपैक करेंगे। देखिए, इस पावर गेम को समझने के लिए बैकग्राउंड में जो हलचल चल रही है ना, उसे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समिट किसी नॉर्मल शांति के माहौल में तो हो नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, माहौल काफी गर्म है। एग्जैक्टली 2026 का ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया एक एक्सट्रीम टेंशन से गुजर रही है। ईरान वॉर की वजह से मिडल ईस्ट सुलग रहा है, एनर्जी मार्केट में भारी इंस्टेबिलिटी है, हर दिन तेल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, और ताइवान को लेकर जो क्राइसिस का डर है वो ऐसा है कि किसी भी दिन भड़क सकता है। और इन सब के बीच ग्लोबल इकोनॉमी एक खतरनाक स्लोडाउन की तरफ खिसक रही है। तो ऐसे प्रेशर कुकर वाले माहौल में जब अमेरिका और चाइना के लीडर्स मिलते हैं तो वो सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने नहीं आते। हर एक स्टेटमेंट, हर एक डील के पीछे कोई बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लीवरेज छिपा होता है। और यहीं पर ना मुझे वो पुरानी कहावत याद आती है, मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अक्सर पड़ोसियों के झगड़े जैसी होती है। सही कहा। जैसे दो पड़ोसियों में भयंकर मनमुटाव है, लेकिन जब वो दुनिया के सामने आते हैं तो एक दूसरे को मिठाई का डिब्बा देते हैं, कैमरे के लिए स्माइल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए सब नॉर्मल है। लेकिन असलियत ये होती है कि उसी वक्त बैकग्राउंड में दोनों अपने अपने घरों की बाउंड्री वॉल और भी ऊंची कर रहे होते हैं। तो ये जो बोइंग एयरक्राफ्ट्स की डील है ना, ये 2026 के समिट का वही मिठाई का डब्बा है। और मजे की बात यह है कि जब शेयर मार्केट के एनालिस्ट्स ने उस मिठाई के डब्बे को खोला तो वो लगभग खाली निकला। खाली निकला? मतलब कैसे? देखिए, ट्रंप का क्लेम था 750 प्लेन्स का, लेकिन जब पेपर वर्क खंगाला गया, जब ग्राउंड रियलिटी सामने आई, तो पता चला कि कंफर्मेशन सिर्फ 200 प्लेन्स का ही है। एक सेकंड, 750 से सीधा 200? मतलब 550 प्लेन सिर्फ हवा में उड़ा दिए गए? बिल्कुल। और बात सिर्फ 550 प्लेन्स गायब होने की नहीं है। सबसे बड़ी रेड फ्लैग ये थी कि इस 200 प्लेन्स की जो डील बताई जा रही है, उसका कोई क्लियर स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। अच्छा, कोई डिटेल नहीं थी? कोई डिटेल नहीं। आमतौर पे जब भी एविएशन इंडस्ट्री में इतनी बड़ी डील होती है तो उसका एक बहुत मोटा टर्म शीट बनता है। उसमें साफ लिखा होता है कि बोइंग का कौन सा मॉडल खरीदा जाएगा, मतलब 737 मैक्स होगा या फिर 787 ड्रीमलाइनर, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। डिलीवरी की टाइमलाइन क्या होगी, क्या प्लेन्स 2028 तक मिलेंगे या 2035 तक, और सबसे जरूरी बात कि भाई फाइनेंसिंग कैसे होगी। लेकिन इस 200 प्लेन्स की डील में ऐसा एक भी डिटेल नहीं था। ये पूरी तरह से एक अनस्ट्रक्चर्ड ब्लैंक स्टेटमेंट था। तो मतलब मार्केट को साफ साफ दिख गया कि ये डील नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल हेडलाइन है। लेकिन फिर भी अगर कोई आम इंसान सोचे तो 200 कमर्शियल हवाई जहाज बेचना कोई छोटी बात तो है नहीं। हाँ, वो तो है। ये तो अरबों डॉलर का रेवेन्यू है। फिर बोइंग के शेयर्स गिरने का लॉजिक क्या बनता है? क्या इन्वेस्टर्स कुछ ऐसा देख रहे थे जो आम पब्लिक को नहीं दिख रहा था? देखिए, शेयर मार्केट कभी भी आज की न्यूज पर रिएक्ट नहीं करता, वो फ्यूचर के प्रोजेक्शंस पर रिएक्ट करता है। फ्यूचर देखता है। हाँ, जब ये समिट शुरू हुआ था तो मार्केट ये मानकर चल रहा था कि चाइना कम से कम 500 एयरक्राफ्ट्स का कंफर्म्ड और सॉलिड ऑर्डर देगा। ये एक बेस मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी। ओके। लेकिन जब सिर्फ 200 का नंबर सामने आया, और वो भी बिना किसी ठोस डिटेल के, तो मार्केट का भ्रम टूट गया। इन्वेस्टर्स को ये समझ आ गया कि अमेरिका, जो एक जमाने में चाइना से अपनी हर बात मनवा लेता था, हाँ, वो आज 500 प्लेन्स की एक पक्की डील भी टेबल पर नहीं करवा पा रहा है। शेयर्स इसलिए नहीं गिरे कि डील 200 की थी। शेयर्स इसलिए गिरे क्योंकि मार्केट को ये रियलाइज हो गया कि अमेरिका का वो पुराना दबदबा, वो लेवरेज अब खत्म हो चुका है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब मार्केट सिर्फ बोइंग की बैलेंस शीट नहीं देख रहा था, वो दुनिया की बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स को प्राइसिंग कर रहा था। बिल्कुल सही। तो यहाँ दिमाग में एक सवाल आता है कि अमेरिका अपना ये दबदबा हार कैसे गया? मतलब 2015-16 तक तो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी ना। चाइना हर चीज के लिए अमेरिका की तरफ देखता था। हाँ, 2015 से पहले का चाइना एक बहुत ही अलग इकोनॉमी था। उनका पूरा मॉडल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाला था। हाँ, सस्ते कपड़े और खिलौने वाला। हाँ,
वो सस्ते कपड़े, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते थे और अमेरिकन कंज्यूमर्स उन्हें खरीदते थे। इसके अलावा चाइना वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह डिपेंडेंट था। उस वक्त अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा हथियार था। अगर अमेरिका कहता कि हम तुम्हारे एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा देंगे या तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो चाइना की इकोनॉमी का दम घुटने लगता। तो फिर ये पासा पलटा कैसे? क्या ट्रंप के पहले कार्यकाल के ट्रेड वॉर ने ये सब ट्रिगर किया? एग्जैक्टली। जब ट्रंप ने अपने पहले टर्म में भारी टैरिफ्स लगाए और कई तरह के सैंक्शंस थोप दिए, तो चाइना की लीडरशिप के लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। शी जिनपिंग की सरकार को ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि अगर वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर ऐसे ही डिपेंड रहे तो अमेरिका उन्हें कभी भी एक सुपर पावर नहीं बनने देगा। इसी प्रेशर ने चाइना को सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता के एक्सट्रीम रास्ते पर धकेल दिया। इसे अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास का एक बच्चा हमेशा नोट्स के लिए क्लास के टॉपर पर डिपेंड करता था। हाँ, बिल्कुल। हर एग्जाम से पहले वो टॉपर की खुशामद करता था, लेकिन जब टॉपर ने भाव खाना शुरू किया और नोट्स देने से मना कर दिया तो उस बच्चे ने परेशान होकर खुद की पूरी लाइब्रेरी खड़ी कर ली। सही बात है। उसने दिन रात एक करके अपने खुद के नोट्स बना लिए। अब वो टॉपर उस पर पहले जैसा प्रेशर नहीं डाल सकता कि मेरी बात मान वरना नोट्स नहीं दूंगा। चाइना ने भी ठीक यही किया ना। और चाइना ने सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बनाई, उसने कुछ सब्जेक्ट्स में टॉपर को भी पीछे छोड़ दिया। अरे वाह। आज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और 5G टेलीकॉम नेटवर्क्स में चाइना ने खुद को इतना एडवांस कर लिया है कि उन्हें अमेरिकन टेक की जरूरत ना के बराबर रह गई है। अब जब चाइना टेबल पर नेगोशिएट करने बैठता है तो वो वीकनेस की पोजीशन से नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की पोजीशन से बात करता है। ओके, ये बात तो समझ आती है कि उन्होंने स्मार्टफोन, ईवी और 5G में महारत हासिल कर ली, लेकिन एक चीज जो अभी भी गले नहीं उतर रही। क्या? अगर चाइना इतना ही इंडिपेंडेंट और एडवांस हो गया है तो फिर हवाई जहाजों पर आकर बात क्यों अटक जाती है? क्या एक कमर्शियल प्लेन बनाना इतना मुश्किल काम है कि इन सारी टेक्नोलॉजीज के बावजूद उन्हें बोइंग से डील करने के लिए टेबल पर आना पड़ रहा है? देखिए, कमर्शियल एविएशन को कभी भी आम मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा। इसे इस तरह समझिए कि ईवी बनाना एक बहुत बड़े लेगो सेट को जोड़ने जैसा है। बैटरी कहीं और से ली, मोटर कहीं से ली, सॉफ्टवेयर डाला और गाड़ी तैयार। हाँ, वो तो है। लेकिन एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट एक स्विस घड़ी की तरह होता है। अगर एक छोटा सा पुर्जा भी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा गलत हुआ तो पूरी घड़ी फेल हो जाएगी। बाप रे। और प्लेन की केस में वो फेलियर हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, जिसमें हजारों लोगों की जान का रिस्क है। बिल्कुल। इसीलिए एक देश के लिए खुद का एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बनाना सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये उनके टेक्नोलॉजिकल प्रेस्टीज और इंडस्ट्रियल पावर का अल्टीमेट सिंबल है। और बोइंग इसी प्रेस्टीज का सालों से सिंबल रहा है अमेरिका के लिए। बोइंग अमेरिका के लिए सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल एसेट है। बोइंग अमेरिका का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है। ये सीधे तौर पर लाखों जॉब्स क्रिएट करता है। इसके अलावा बोइंग एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी है जो मिलिट्री के लिए काम करता है। अमेरिका का जो ग्लोबल ट्रेड बैलेंस है उसे पॉजिटिव रखने में बोइंग के एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। अगर बोइंग जैसी कंपनी चाइना जैसे विशाल मार्केट से बाहर हो जाती है तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल खत्म हो जाएगा और ये अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक डिजास्टर बन जाएगा। मतलब ये सिर्फ हवाई जहाज बेचने का बिजनेस नहीं है, ये अमेरिका की ग्लोबल हैसियत और उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी को बचाने की जद्दोजहद है। बिल्कुल। तो अमेरिका की मजबूरी तो साफ है कि उसे प्लेन्स बेचने हैं, लेकिन चाइना के मार्केट में ऐसा क्या खास है? चाइना को बोइंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? चाइना के एविएशन मार्केट का स्केल इमेजिन करना भी मुश्किल है। उनके खुद के प्रोजेक्शंस के हिसाब से चाइना को अगले 20 सालों में करीब 9,000 नए कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। 9,000 एयरक्राफ्ट्स? पूरी दुनिया की कई एयरलाइंस को मिला लें तो भी इतना बड़ा फ्लीट नहीं बनता यार। इतनी डिमांड आ कहां से रही है? ये डिमांड आ रही है चाइना के तेजी से बढ़ते मिडिल क्लास से। चाइना में लगातार नए मेगा एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। बड़े शहरों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल अब काफी नहीं है। उन्हें भारी तादाद में रीजनल एविएशन हब्स चाहिए। बोइंग को ये बात पता है कि अगर वो चाइना में नहीं है तो वो फ्यूचर के सबसे बड़े प्रॉफिट पूल से बाहर है। अगर डिमांड इतनी मैसिव है और अमेरिका के पास सप्लाई है
तो फिर बोइंग का चाइना में इतना बुरा हाल क्यों हो गया? मतलब ये डील इतनी मुश्किल क्यों लग रही है? बोइंग का ये बुरा हाल रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे पिछले 1 दशक की कुछ बहुत ही क्रिटिकल और डैमेजिंग घटनाएं हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट्स के 2 भयंकर क्रैश। ओ हाँ, इन हादसों में सैकड़ों लोगों की जान गई और बोइंग की सालों की कमाई हुई रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वो तो एक ग्लोबल न्यूज थी। पूरी दुनिया में बोइंग की सेफ्टी को लेकर हंगामा मचा था उस वक्त। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल था वो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। वो क्या था? चाइना दुनिया की वो सबसे पहली मेजर एविएशन अथॉरिटी था जिसने बोइंग 737 मैक्स को उड़ने से रोक दिया था। चाइना ने अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के फैसले का इंतजार नहीं किया। उन्होंने 737 मैक्स को पूरे 2 साल तक ग्राउंडेड रखा। बाप रे। ये सिर्फ एक सेफ्टी मेजर नहीं था, ये चाइना का अपनी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी पावर दुनिया को दिखाने का एक तरीका था। वो ये मैसेज दे रहे थे कि अब हम एविएशन सेफ्टी के लिए अमेरिका के सर्टिफिकेशन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। हम अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी को भी अपने यहाँ रोक सकते हैं। वाह, ये तो सीधा सीधा एक पावर फ्लेक्स था। बिल्कुल। और फिर जब ट्रेड वॉर अपने पीक पर पहुंचा होगा तब तो चाइना ने बोइंग को और भी ज्यादा साइडलाइन कर दिया होगा। एकदम सही। ट्रेड वॉर के दौरान चाइना ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स की खरीद लगभग रोक दी थी और इस पूरे विवाद में एक तीसरा प्लेयर शांति से अपना गेम खेल गया। कौन? यूरोप की एयरबस। अरे हाँ, ये तो वही बात हो गई कि अगर ग्लोबल बाजार में हवाई जहाज बेचने की सिर्फ 2 ही बड़ी दुकानें हों, बोइंग और एयरबस। अब अगर एक दुकानदार यानी अमेरिका ग्राहक से ट्रेड वॉर के नाम पे झगड़ा कर ले तो ग्राहक अपना सारा करोड़ों का बजट लेकर सामने वाली दुकान मतलब एयरबस के पास चला जाएगा। एयरबस ने सिर्फ फायदा नहीं उठाया, उन्होंने चाइना की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाई। एयरबस ने चाइना के तियानजिन शहर में अपनी एक पूरी असेंबली लाइन लगा दी। अच्छा, चाइना के अंदर ही? हाँ, इसका मतलब है कि अब एयरबस के प्लेन्स चाइना की जमीन पर चाइनीज वर्कर्स द्वारा असेंबल होने लगे। इससे चाइना में जॉब्स क्रिएट हुई, लोकल इकोसिस्टम डेवलप हुआ और चाइना को लगा कि एयरबस उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में एक पार्टनर है, ना कि सिर्फ एक वेंडर। इस एक मूव ने चाइना के मार्केट में एयरबस की पोजीशन को बोइंग के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकली सेफ बना दिया। लेकिन यहां मैं थोड़ा पुशबैक दूंगा। मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है इसमें। बताइए। चाइना जो हर छोटी से छोटी चीज में आत्मनिर्भर होने का झंडा गाड़ता है, वो कब तक आसमान में उड़ने के लिए एयरबस या बोइंग के भरोसे बैठा रहेगा? हुआवे ने एप्पल को टक्कर दी, BYD ने टेस्ला की नींद उड़ा दी, तो क्या कमर्शियल एविएशन में चाइना अपना खुद का कोई जुगाड़ या प्लेन नहीं बना रहा? देखिए, चाइना कभी भी हाथ पैर रखकर नहीं बैठता। कमर्शियल एयरक्राफ्ट मार्केट के लिए उन्होंने अपनी खुद की सरकारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैदान में उतार दी है, जिसका नाम है COMSC। कॉमिक। हाँ, कॉमिक। और इन्होंने अपना एक फ्लैगशिप प्लेन तैयार किया है जिसका नाम है C919। ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, ये सीधे तौर पर बोइंग 737 मैक्स और एयरबस A320 नियो को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। चाइना की पूरी कोशिश है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से वेस्टर्न कंपनियों की मोनोपोली को खत्म कर दे। रुके, यहाँ एक पॉइंट है। बहुत सी चर्चाओं में ये बात सामने आई है कि C919 की सिर्फ बाहरी बॉडी चाइना बना रहा है। एक प्लेन का जो असली दिल होता है, यानी उसका एडवांस्ड टर्बोफैन जेट इंजन, वो आज भी वेस्टर्न कंपनियों से ही आ रहा है। हाँ, ये सच है। तो अगर इंजन के लिए आपको अमेरिका और यूरोप के आगे हाथ फैलाना है, तो ये आत्मनिर्भरता तो पूरी तरह से आधी अधूरी और खोखली हुई ना। जब तक इंजन खुद का नहीं होगा, अमेरिका और यूरोप तो कभी भी सप्लाई रोककर चाइना के प्लेन्स को जमीन पे खड़ा कर सकते हैं। आपकी बात तकनीकी रूप से एकदम सही है कि इंजन वेस्टर्न है, लेकिन इसे सिर्फ आधी अधूरी या खोखली आत्मनिर्भरता कहना चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को अंडर एस्टिमेट करना होगा। अच्छा, कैसे? चाइना का गेम प्लान रातों रात 100% इंडिपेंडेंट होना नहीं है। ये एक फेज्ड अप्रोच है। पहले फेज में वो एयरफ्रेम बनाना, सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना और कमर्शियल प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं। इंजन उनका फेज 2 है, जिस पर वो भारी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इंजन बनाना इतना इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है चाइना को? यार, जब वो स्पेस में रॉकेट भेज सकते हैं तो जेट इंजन में क्या दिक्कत है? क्योंकि कमर्शियल जेट इंजन की इंजीनियरिंग एक्सट्रीम फिजिक्स का खेल है। इंजन के अंदर का तापमान उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा होता है जिससे वो इंजन बना है। बाप रे। जरा सोचिए, वो धातु पिघल क्यों नहीं रही? उसे पिघलने से बचाने के लिए
टर्बाइन ब्लेड्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक कूलिंग चैनल्स बनाने पड़ते हैं और इंजन को सालों साल बिना फेल हुए लगातार काम करना होता है। हाँ, वो भी 35,000 फीट की ऊंचाई पर। एग्जैक्टली। ये सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग से कॉपी नहीं किया जा सकता। इसके लिए दशकों का मटेरियल साइंस और हाई टेम्परेचर मेटलर्जी का एक्सपीरियंस चाहिए, जो फिलहाल सिर्फ अमेरिका और यूरोप के पास है। तो मतलब जब तक वो इंजन का कोड क्रैक नहीं करते तब तक उन्हें मजबूरी में वेस्टर्न टेक पर डिपेंड रहना होगा। हाँ, और सिर्फ इंजन ही नहीं, दूसरी सबसे बड़ी रुकावट है सर्टिफिकेशन। वो क्या है? आप प्लेन बना भी लें, लेकिन उसे इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ने के लिए अमेरिकन या यूरोपियन अथॉरिटीज का सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बिना इसके दुनिया की कोई भी इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी उस प्लेन को कवर नहीं करेगी। समझ गया। C919 को अभी तक ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। इसका मतलब है कि फिलहाल ये प्लेन सिर्फ चाइना के अंदर या कुछ गिने चुने देशों में ही उड़ सकता है। और शायद इसीलिए उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अभी लिमिटेड है। बिल्कुल। चाइना कितना भी जोर लगा ले, वो रातों रात अपनी 9,000 प्लेन्स की जरूरत को खुद पूरा नहीं कर सकता। कॉमैक की प्रोडक्शन लाइन अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो एक तरफ 9,000 प्लेन्स की मैसिव डिमांड है, दूसरी तरफ अपना प्लेन अभी ग्लोबली सर्टिफाइड नहीं है और इंजन के लिए वेस्ट पर डिपेंडेंसी है। हाँ। इसी प्रैक्टिकल मजबूरी के चलते चाइना को आज भी बोइंग और एयरबस से प्लेन्स खरीदने पड़ रहे हैं, और इसीलिए ट्रंप के 750 के दावों के बीच 200 प्लेन्स की ये डील किसी तरह घिस-घिसट कर हुई है। ये डील चाइना की मजबूरी भी है और अमेरिका के लिए छोटा सा दिलासा भी। क्या बात है। इस पूरी चर्चा को अगर जोड़कर देखा जाए ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2026 का ये समिट सिर्फ एक फोटो ऑप या बिजनेस डील नहीं था, ये दरअसल एक ग्लोबल पावर ट्रांजिशन का सबसे बड़ा सबूत है। बोइंग की इस डील का बिना किसी डिटेल के सिर्फ एक हवाई नंबर बनकर रह जाना, ये चीख कर बता रहा है कि दुनिया का शक्ति संतुलन बदल चुका है। ये तो साफ है कि अमेरिका वो बॉस नहीं रहा जो अपनी शर्तें थोप सके, और चाइना अब वो फैक्ट्री नहीं रहा जो हर बात पर सिर झुका दे। एविएशन इंडस्ट्री आज की डेट में इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुकी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते अगर हम इस बैटल ग्राउंड के फ्यूचर के बारे में सोचें, तो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव ख्याल दिमाग में आता है। आज हम कह रहे हैं कि चाइना जेट इंजन नहीं बना सकता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया ने कहा है कि चाइना कोई हाईटेक चीज नहीं बना सकता, उन्होंने कुछ ही सालों में उसे क्रैक कर लिया। तो सोचिए, जिस दिन चाइना के साइंटिस्ट ने उस एडवांस जेट इंजन की मेटलर्जी को डीकोड कर लिया, जिस दिन उन्हें किसी अमेरिकन या यूरोपियन सर्टिफिकेट की परवाह नहीं रही, तब क्या होगा? वो दिन एविएशन इंडस्ट्री को हिला देगा। बिल्कुल। क्या वो अपने स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह कमर्शियल एविएशन के मार्केट को भी सस्ते और रिलायबल प्लेन से फ्लड कर देंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 15-20 साल बाद ग्लोबल ट्रैवल की कॉस्ट आधी रह जाए, क्योंकि आसमान में उड़ने वाला हर दूसरा इंटरनेशनल प्लेन बोइंग या एयरबस का नहीं, बल्कि एक चाइनीज ब्रांड का हो? ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ये एविएशन की सालों पुरानी मोनोपोली को हमेशा के लिए इतिहास बना देगा। ये एक ऐसा फ्यूचर है जो शायद अमेरिका के लिए डरावना हो, लेकिन लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए पूरी तरह से गेम चेंजिंग हो सकता है। इसी थॉट के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद है अब जब आसमान में कोई प्लेन उड़ता दिखेगा तो सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उसके पीछे चल रही दुनिया की सबसे बड़ी पावर पॉलिटिक्स भी नजर आएगी। इस बदलते हुए ग्लोबल स्काई पर नजर बनाए रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन के साथ।